हेलो क्लास, क्या हाल चाल है सभी के। बेटा आप लोगों के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स चैनल पे लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। वो हैं आपकी कंसेप्चुअल तैयारी के लिए। फिलहाल अभी ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये है कि आपको पेपर में किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर करते टाइम पर कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काम आने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं और सारी की सारी एक से एक बढ़कर है, आपके बेहद काम आने वाली चीजें हैं। मैं ये पिटारा खोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आइए मेरे साथ। चलिए बच्चों, तो सबसे पहली टिप मैं आपको बता रहा हूं, आपने किस बात का ख्याल रखना है। आपका जो पेपर है वो दो हिस्सों में आता है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर पार्टनरशिप और कंपनी है जो कि सबके लिए कंपलसरी है, सबको अटेम्प्ट करना ही करना है। बी पार्ट के अंदर दो हिस्से होंगे, एक है आपका एनालिसिस जो कि पहला हिस्सा है, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो बेटा ये डिपेंड करता है, आपने स्कूल में अगर ये वाला पढ़ा है तो आपको ये करना है, इसके अंदर वही रेशो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, वो वाली चीजें हैं। और अगर आपने स्कूल में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ा है तो आपको वो वाला हिस्सा अटेम्प्ट करना है। कोई भी स्टूडेंट ये दोनों हिस्से अटेम्प्ट नहीं करेगा, पेपर एक ही होगा, उसी के अंदर ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है तो ये मैं कैसे करूं। आपने इनमें से जो हिस्सा स्कूल में सीखा है आपको वही हिस्सा पेपर में अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। चलिए अगली टिप मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो हो गई दो बातें। तीसरी बात है जर्नल एंट्रीज। क्योंकि जब आप लोग पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को आदत ही नहीं होती है जर्नल एंट्रीज के साथ में नरेशंस लिखने की। तो बेटा आपने इस बात का ख्याल करना है, अगर आपने अभी भी नरेशंस की आदत नहीं डाली है तो अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उस प्रैक्टिस में अगर आप 10 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं किसी चैप्टर के, तो 10 क्वेश्चन में मत डालो नरेशन, एक में डाल लो ताकि आप उन्हें सीख जाएं और पेपर में नरेशन लिखते टाइम पर आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो आपने नरेशंस का ख्याल करना है। अगली बात, जो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा, अब क्योंकि अकाउंटेंसी भाई है ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी का तो कोई क्वेश्चन होता है वो भी बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो आंसर आता है, जो आपका मेन आंसर आता है, आपने उस मेन आंसर को एक बॉक्स के अंदर कवर करके आना है। फायदा ये मिलेगा सीधा सीधा, जब आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वर्किंग नोट्स या जो आपके आंसर्स हैं, जो आपकी मेन चीजें, अगर आप उन मेन चीजों को हाईलाइट कर देते हो, अंडरलाइन कर देते हो, बॉक्स में कर देते हो, तो इससे क्या होता है, जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, वो आपके पूरे आंसर पे ध्यान ही नहीं देगा। अगर उसके अंदर कोई छोटी मोटी कहीं कोई गलती हो गई है, कुछ भी हो गया किसी भी वजह से, पर आपका आंसर ठीक है, तो वो छोटी मोटी बात अपने आप ही इग्नोर हो जाएगी और तुम्हारे नंबर ऐसे उड़ते हुए चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें कि अपने आंसर को बॉक्स में कवर करना मत भूल जाना, ठीक है। अगली बात बेटा, अगली बात है प्रोफॉर्मा। आप जब अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कितने सारे प्रोफॉर्मा आते हैं, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दुनिया भर के जर्नल एंट्रीज, जर्नल प्रोफॉर्मा बहुत सारे होते हैं। तो बेटा ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि आप पूरे साल उसकी आदत नहीं डालते हैं, आप उन्हें नहीं बनाते हैं प्रैक्टिस के टाइम पर, ठीक है। ऐसा नहीं है आप लोगों को आते नहीं है, आते हैं वो आपको बनाने, पर हैबिट नहीं होती है, या फिर बहुत ही गंदी गंदी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें तुम लोग डाल देते हो। स्केल भी अगर यूज कर लो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो तो फ्री हैंड से भी लाइन ठीक ठीक सीधी बन जाती है। तो आपने ये प्रोफॉर्मा प्रॉपर बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर एसेट, लायबिलिटी, जो भी उसके अंदर लिखना है डिटेल्स, वो डिटेल्स, और उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन एक होता है, उस डिस्क्रिप्शन का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिप्शन, ये देखो, ये है हमारा टाइटल ऑफ अकाउंट और डिस्क्रिप्शन होता है ना। जैसे कि जब तुम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो ऊपर लिखते हो P&L एप्रोप्रिएशन, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, उसके नीचे आपको लिखना पड़ता है लाइन से ऊपर कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी वो है। ऐसा हम कैश फ्लो में भी करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस शीट उसमें भी करते हैं। उन सब का कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन होता है, तो उस डिस्क्रिप्शन का, उस टाइटल का आपने ख्याल करना है। बाद में आके मत रोना इस बात पे कि मेरा 100 आ सकते थे, मेरे 1 नंबर कट गया, मेरा आधा नंबर कट गया, मैंने तो पूरा किया था। कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार आप होते हैं। देखो जब तुम्हारे नंबर अगर पास की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोई नॉर्मली चलेंगे, पर जब तुम्हारे नंबर 90 से ऊपर चले जाते हैं, 95 से ऊपर चले जाते हैं, तो मार्किंग को बहुत ध्यान से किया जाता है।
एक एक बारीकी चेक की जाती है कि कहां पर नंबर काटा जा सकता है, क्योंकि परफेक्ट 100 उसको मिलेंगे जिसकी सारी बातें ठीक होंगी। तो सारी बातों के अंदर जो बारीकियां हैं ये वही बारीकियां हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। बेटा ये देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, कह रहा है यूज कॉमर्स ड्यूरिंग लॉन्ग फिगर्स। अगर जैसे तुमने मान लो 10 लाख लिखा है कहीं पर, तो 10 लाख में आपने ये जो कॉमर्स होते हैं ना बीच में, आपने इनका ख्याल करना है। इसका फायदा ये होगा, ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हेल्प करने वाले हैं। वरना जब आप उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो 10 लाख को 1 लाख बनने में या 10 लाख को 1 करोड़ बनने में बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगेगा। सच बता रहा हूं मैं, आप इन छोटी मोटी कैलकुलेशंस को भी गलत कर जाओगे। इसीलिए इन कॉमर्स को आपने अवॉइड नहीं करना है, आपने ये कॉमर्स यूज करने होंगे। ठीक है ना। एक यहां पर लिखा है सिंगल लाइन और डबल लाइन। ये क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो तुम बना रहे हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आप लास्ट में यहां पर ग्रैंड टोटल लिखते हैं ना, तो यहां पर आपने ऊपर सिंगल लाइन और यहां पर आपने इन डबल लाइनों का प्रॉपर यूज करना है। ठीक है ना। सिंगल लाइन का मतलब अभी बात कंटिन्यूएशन में है, और डबल लाइन का मतलब मेरी जो बात है, मेरा जो अकाउंट है वो बिल्कुल यहां पर क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है ना। ऐसे हम यहां पर भी तो करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, तो यहां पर भी सिंगल लाइन यूज होती है। तो सिंगल लाइन का मतलब बात अभी चल रही है। ठीक है ना। तो इसका आपने ख्याल करना होगा। और एक यहां पर लिखा है डेट्स इन लोन अकाउंट। ऐसी कुछ जगहें होंगी जहां पर आपको डेट्स का ख्याल करना होगा, जैसे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट है। उसके अलावा कभी कभार जर्नल एंट्रीज शेयर्स के चैप्टर में, वहां पर भी डेट्स आपको दी जा सकते हैं। तो उन डेट्स का आपने ख्याल करना है। डेट के कॉलम में डेट्स लिख कर आनी है, जितनी भी डेट्स एप्लीकेबल हैं सारी की सारी। ठीक है ना। आगे मैं आपको एक बात और बताता हूं। बेटा कुछ बच्चों की आदत है, जैसे ही वो देखते हैं कि कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो वो वही हिम्मत तोड़ देते हैं। उनको लगता है यार इतना बड़ा तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना बड़ा होगा। बेटा मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर कोई क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, यकीन मानो उसका आंसर उतना ही ईजी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे पेशेंस को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं कि क्या तुम उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ पा रहे हो। आंसर उसी के अंदर है, कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सच में सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर सेकंड्स में तुरंत मिल जाएगा तुम लोगों को। तो लंबे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये देखो एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूं, बैलेंस शीट का फोर्सफुल टोटल मत करना। कुछ बच्चों की आदत है बैलेंस शीट में यहां पर एसेट लिखी है, लायबिलिटी लिखी है, मान लो एसेट्स का टोटल आ गया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी टोटल को उठा के यहां पर लिख देते हैं, या फिर यहां के टोटल को उठा के यहां लिख देते हैं। बेटा ऐसी चतुराई मत दिखाना। दोनों साइड के टोटल अगर तुम्हारे अलग भी आ रहे हैं तो आप उसे अलग ही लिखें। यकीन मानो स्मार्टनेस नुकसानदायक हो सकती है। ऐसा नहीं है तुम्हारे खाली बैलेंस शीट के टोटल ही चेक होंगे, ये अंदर की चीजें भी तो चेक की जाएंगी। एक एक आइटम के ऊपर टिक लगता है ना। तो या तो तुमने पेपर बहुत ही क्लियर, पूरा पेपर क्लियरली अटेम्प्ट किया हुआ है, फिर ये गड़बड़ हो रही है, तब तो तुम ऐसा कर देना। पर अगर तुम्हारे पेपर में कमियां हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बेटा ये चतुराई दिखाने पे नुकसान होने वाला है। तो बैलेंस शीट का फोर्सफुल टोटल आप लोगों को ट्राई नहीं करना है। ठीक है। आगे बताता हूं मैं आपको एक बात और कुछ छोटी कैलकुलेशंस होती हैं। छोटी कैलकुलेशंस जैसे कि अगर मैं शेयर्स के चैप्टर में जाऊं, मान लो एक कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब है कि एक शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स पर, जो उसके पास शेयर्स हैं, मान लो उसके पास 50 शेयर्स हैं और उसने उसके ऊपर 3 रुपए की मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 50 इंटू 3 रुपीज़, ये कैलकुलेशन, छोटी कैलकुलेशन आपको ब्रैकेट में दिखाना होगा। तो जहां पर तुम कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर रहे होंगे उस एंट्री के अंदर, उसके ब्रैकेट में आपने 50 इंटू 3, इस तरह की छोटी कैलकुलेशन आपको वहां पर दिखानी चाहिए। एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है इन चीज़ों का। ठीक है ना। और बेटा एक चीज और, जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमारे जितने, ये सब मैं आपको, इंपॉर्टेंट सेक्शन जितने भी हैं, ये सब मैं आपको पेपर से एक दिन पहले और पेपर वाले दिन यानी कि 26 मार्च को भी करवाऊंगा पक्का। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन, चाहे वो कंपनी के हैं, चाहे वो पार्टनरशिप के हैं, चाहे वो एनालिसिस में हैं, किसी के भी क्यों ना हो, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन की एक पूरी लिस्ट, और कोशिश करूंगा उसको मैं आप लोगों के दिमाग में बिठा भी दूं, सेट कर दूं। ठीक है ना। तो वो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको पेपर से पहले पढ़कर जाने हैं। आगे चलते हैं और बताता हूं मैं आप लोगों को एक बात।
लो जी, क्या लिखा है, कह रहा है डोंट लीव एनी क्वेश्चन एज देयर इज स्टेप मार्किंग। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के तो आना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना है। अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में या वो क्वेश्चन जिस चैप्टर से बिलोंग करता है, मान लो तुम्हें किसी क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, तुम्हें यही नहीं पता उसमें क्या है, तो उसके चैप्टर के बारे में कुछ पता हो, ठीक है ना, तो जो चैप्टर के बारे में पता हो वही लिखाना, समहाउ कुछ भी लिखाना, खाली तो छोड़ के ही नहीं आना है। अगर आपको एक स्टेप आता है एक स्टेप लिखो, दो आते हैं तो दो लिखो, क्योंकि भैया हमारे सब्जेक्ट की यही खासियत है, उसमें स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप के नंबर मिलते हैं, तो क्यों छोड़ूं, आधा नंबर, एक नंबर, दो नंबर कुछ तो खींचेंगे, तो वो हमें लिख कर आना है, ठीक है ना। और बेटा ध्यान रखना, आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको फॉर्मूला के, वर्किंग नोट्स के, फाइनल आंसर के, इन सब चीज़ों के आपको नंबर मिलते हैं। वर्किंग नोट्स के भी नंबर होते हैं, कोई प्रोफॉर्मा आपने बनाया उसके भी नंबर होते हैं, कोई फॉर्मूला, आपको क्वेश्चन नहीं आता फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला आता है फॉर्मूला ही लिख दो, मैंने क्या बोला, कुछ भी आता है लिख दो, बस छोड़ना नहीं है भाई बिल्कुल भी, ठीक है ना। हर स्टेप के नंबर है यार, यूं खिंच जाते हैं नंबर, फटाफट नंबर आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। शेयर्स के चैप्टर में आप लोग फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड ऐसे लिखने में टाइम लगेगा और ऐसा लिखना कुछ सेकंड्स आपके बचाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है आपके रीडिंग टाइम आपने कैसे यूज करना है। रीडिंग टाइम जो आपको 15 मिनट मिलते हैं, उसमें आप, हालांकि हर बच्चे की एक अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है इसके अंदर, कुछ बच्चे इसके अंदर पहले एमसीक्यू सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में उसका आंसर जो निकल रहा है, आप देखो पेपर के ऊपर लिखना तो अलाउड होता नहीं है, ठीक है ना, आप अपने जो नेल्स हैं, नेल से छोटा सा एक मार्क लगा सकते हैं उसके जो उसका आंसर बन रहा है, ताकि वो विजिबल ना हो, ठीक है ना, पर पेन वैन आपको पेंसिल वेंसिल कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप उसके अंदर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं, आप एक काम और कर सकते हैं, आपको पता होगा हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 23, 24, 26 और 33, ये 4 ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर चॉइस आती है। क्वेश्चन नंबर 24 और 23 के अंदर इंटरनल चॉइस आती है, एक के अंदर एडमिशन और रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में से चॉइस आती है, एक के अंदर शेयर और डिवेंचर्स में से चॉइस आती है। तो बेटा आप इस 15 मिनट में ये क्यों नहीं डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इन चॉइस वाले क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना है। अच्छा, चॉइस करोगे कैसे? अगर आपके सामने खाने की 2 डिश आ जाती हैं तो आप कैसे चूज करोगे कि इनमें से कौन सी टेस्टी है, कौन सा गर्म है, कौन सा फ्रेश है ना। तो कई पैरामीटर होते हैं चूज करने के ना, है ना। तो वैसे ही जब आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगी तो आप उस चॉइस को कैसे डिसाइड करोगे? आप डिसाइड करोगे कि मुझे किसके कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, इनमें से किसके स्टेप्स मुझे सारे पता हैं, ठीक है ना, कि इनमें से किसी का आंसर डेसिमल में तो नहीं आने वाला है, इनके अंदर जो रेशो वेशो दिए हुए हैं, कभी कभार रेशो का कैलकुलेशन टिपिकल होता है, तो वो रेशो किस तरह का है, क्वेश्चन के अंदर एंट्री मांगी है कि लेजर मांगा गया, क्या मांगा है, कई सारे पैरामीटर्स पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इनमें से क्या चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, कह रहा है ये या तो शेयर्स में से होगा या फिर ये डिबेंचर्स में से होगा, तो आपको ये सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 33 जो रेशो वाला है, उसमें से कोई भी 2 रेशो के अंदर चॉइस आएगी, तो आपको कोई सा भी एक रेशो करना होगा। तो भाई सारे रेशो एक जैसे नहीं आते, कोई अच्छे से आता है, कोई थोड़ा कम आता है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको चॉइस देखनी पड़ेगी कि भैया मैं कौन सा क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करूं। तो कितना सही तरीका है, 15 मिनट में इंटरनल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है उनमें से सेलेक्ट कर लो ना, कि मैं ये वाला क्वेश्चन ट्राई करूंगा तो मेरा उसके अंदर टाइम बच जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटा ये बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आप लोगों को अकाउंटेंसी का पेपर करते टाइम पर ध्यान रखने हैं। मैंने ये सारी बातें काफ़ी टाइम से नोट करी, बच्चों के पेपर्स में भी देखा, बच्चों को ऑब्जर्व किया, उन सारी बातों को मैं नोट करता चला गया, क्योंकि इतनी सारी बातें एक साथ मैं भी नहीं याद रखता, कोई भी नहीं याद रख सकता। आप लोगों की भी प्रैक्टिस में धीरे धीरे करके आ जाएंगी। आप 6 दिन तक एक ही सब्जेक्ट में लगे रहोगे, अब 19 से लेके और 25-26 तारीख तक, तो बड़े आराम से चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट होती जाएंगी, वो अपने आप जगह बना लेंगे। जैसे आपकी नई चप्पल होती है ना, वो आपके पैर में सेट होती चली जाती है ना 2-3 दिनों में, वैसे ये भी आपके रूटीन में आ जाएंगी। तो ये थी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स।
बाकी बहुत सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल पे है। इस तरह की सारी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और मैं अभी एक चीज और बता देता हूं, हमने एक प्रोफॉर्मा शीट, एक प्रोफॉर्मा PDF डेवलप की है अभी पिछले कुछ ही दिनों में, और उसके अंदर आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी में, जिसमें से 8 चैप्टर्स के प्रोफॉर्मा, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, इन सब के प्रोफॉर्मा, ब्लैंक प्रोफॉर्मा जिसके अंदर पहले से फॉर्मेट बने हुए हैं, ब्लैंक है। आप लोगों को वो प्रोफॉर्मा अगर चाहिए, वो शीट अगर चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कीजिए प्रोफॉर्मा, या फिर आप मुझे जो नंबर बता रहा हूं 9220290703, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्या क्या लिखकर भेज देना है आपने? प्रोफॉर्मा। तो बस आप लोगों को वो PDF तुरंत मिल जाएगी। उस PDF का फायदा उठाओ। मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप देखिए जरा यहां पर बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी PDF है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, और ये मैनुअल नहीं है। देखिए आप, बहुत ही प्रॉपर स्पेस दिया है, स्पेस की कमी नहीं लगेगी, कोई कंजूसी नहीं बढ़ती है। ऊपर QR कोड भी दिया है। अगर जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये फंडामेंटल की है, ये P&L एप्रोप्रिएशन है, ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल से रिलेटेड कंफ्यूजन है, रिवीजन चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर चाहिए, कॉम्पिटेंसी चाहिए, QR कोड को स्कैन करो, आप सीधा YouTube पे उसी वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो पे चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आइए, ये चेंज इन PSR, एडमिशन और रिटायरमेंट, इसमें कॉमन है, आपको पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आ गई। आगे आइए, इसमें 4 पार्टनर्स, अगर 3 पार्टनर है तो ये वाली शीट, 4 पार्टनर है तो ये वाली शीट काम आएगी, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके अंदर रियलाइजेशन आ गया, लोन अकाउंट भी दिए मैंने दो, एक से लोन लिया, एक को लोन दिया, तो दोनों आ गए। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और ये बैंक अकाउंट आ गया। लाइनें भी आप देख रहे हो, लाइनों की बिल्कुल कमी नहीं है। अगर 1-2 लाइनें आपसे खराब भी हो जाती हैं प्रैक्टिस के टाइम पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग ये डिसाइड कर लेना कि आपको किस शीट के कितने प्रिंट आउट निकलवाने हैं, ठीक है। हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट होगी। ये है आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये है आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। ये है आपकी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये है आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट, और ये देखो सबसे प्यारा मेरा फेवरेट, कैश फ्लो। पूरा प्रोफॉर्मा आपको बना दिया हुआ है। नीचे मैंने 2 लेजर भी दिए ब्लैंक। कभी कभार क्वेश्चन में हमें लेजर बनाने की जरूरत भी पड़ जाती है जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात इसके अंदर जो है वो है QR कोड्स। QR कोड्स आपको इतनी हेल्प करेंगे, आपको वीडियोस को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। देखो मैंने तुम्हारा टाइम कहाँ कहाँ बचाया। प्रोफॉर्मा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके रिलेवेंट वीडियो ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी काम की वीडियोस हैं जो मैं बना रहा हूँ, बस चैनल पर बने रहिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब हो आपने पहले ही किया हुआ होगा, नहीं किया होगा तो यार आप कर देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए छोटा सा मोटिवेशन होगा, और मैं इस तरह की नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों को शेयर कर देना, अपने खास दोस्तों को जिन्हें तुम बहुत प्यार करते हो और हमेशा अपने साथ रखना चाहते हो। जैसे मेरे भी कुछ खास दोस्त हैं, पर मैं ये PDF उनको नहीं दे सकता क्योंकि वो हमारी लाइन के नहीं है, पर मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई ऐसा स्पेशल होगा, स्पेशल 1 भी हो सकता है, जिसे भी तुम शेयर करना चाहो।